लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने 14 और 15 अगस्त के डेट्स रखे थे फ्रीडम सेरेमनी के लिए। इनमें से चुनी हुई डेट के मिडनाइट से ही ट्रांसफर ऑफ पावर वैलिड होने वाली थी। पाकिस्तान ने तुरंत ही 14 अगस्त को अपनी फ्रीडम फॉर्मली अनाउंस कर दी, लेकिन उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें ज्योतिष पर पूरा भरोसा था, ने कॉन्टैक्ट किया उस समय के जाने माने ज्योतिष पंडित सूर्य नारायण व्यास जी से। ज्योतिषाचार्य व्यास जी ने 15 अगस्त की मध्य रात्रि को चुना, क्योंकि इस एक दिन के अंतर से चंद्रमा अपना नक्षत्र बदल रहा था। 14 अगस्त मिडनाइट को चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में था, जो कि डिनोट करता है डिसअपॉइंटमेंट्स को, डिस्ट्रक्शन को और लॉसेस को। किसी भी नए काम के शुरुआत के लिए यह नक्षत्र बेहद अशुभ होता है। केवल डिस्ट्रक्टिव काम जैसे बिल्डिंग्स को गिराना, माइन ब्लास्ट करना या वेपन टेस्ट करने के लिए इसे अच्छा मानते हैं। वहीं 15 अगस्त मिडनाइट को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। यह नक्षत्र डिनोट करता है मदरहुड को, केयर को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। यह नक्षत्र लंबे चलने वाले कामों के लिए बहुत शुभ होता है। दोनों ही दिन ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। शनि और शुक्र कंबस्ट हो चुके थे, लेकिन सिर्फ एक नक्षत्र के अंतर ने काफी तस्वीर बदल दी थी। आइए ढूंढते हैं हमारे देश की कुंडली से कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब। वृषभ लग्न की कुंडली शुक्र तीसरे में, जिसकी मूल त्रिकोण राशि छठे में है, यानी हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स का कनेक्शन हाउस ऑफ नेबरहुड से। इसीलिए भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब रहे हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में भारत सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। पुष्य नक्षत्र के मदरहुड और केयरिंग नेचर को भारत ने हर बार दिखाया है। इसके बाद भी पाकिस्तान और चाइना तो छोड़िए, नेपाल जैसे छोटे से कंट्री से भी बॉर्डर के डिस्प्यूट्स रह चुके हैं। 9th और 10th लॉर्ड सैटर्न थर्ड में कंबस्ट है। ये देश के प्रोग्रेस को काफी धीमा करता है। लग्न में राहु राइजिंग पॉइंट के नजदीक, यानी हर बड़ी योजनाओं में हमेशा कंफ्यूजन जैसी स्थिति और करप्शन। ये एक एक्साल्टेड और मजबूत राहु है, जो कि करप्शन को एक्सपोज नहीं होने देता। इसीलिए अधिकतर नेता करप्शन के बाद बच के निकल जाते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए अधिकतर लोगों ने ये वीडियो क्लिक की है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। अगर आपको इस एक्ट के बारे में पता नहीं है तो YouTube पर इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर कई वीडियोस बन चुके हैं, चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में बता दूं तो ये एक्ट वक्फ बोर्ड को पूरे भारत की किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम और एक्वायर करने की पावर देता है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कई जमीन, घर, मंदिर, यहाँ तक कि हेरिटेज साइट्स जैसे कि ताजमहल और तेलंगाना के एक पूरे गांव तक को क्लेम किया हुआ है। अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक सूर्य की अंतर्दशा आने वाली है। सूर्य खुद फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, जो कि डिनोट करता है जमीन को, घर को और अचल संपत्ति को। ये शुभ होकर बैठा है तीसरे में, और वक्फ बोर्ड देश के इन्हीं संपत्तियों को क्लेम करता है। यानी इस टाइम फ्रेम में सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर देगी। इस समय सरकार को ग्रहों का पूरा सपोर्ट रहेगा, इसीलिए हो सकता है सरकार एग्रेसिव होकर कई और भी पेंडिंग बिल्स और पॉलिसीज पास कर दे। उसके बाद शुरू होगी मार्स की डेंजरस महादशा, जो चलेगी 2025 एंड से 2032 तक। मंगल 12वें और 7वें का स्वामी होकर प्रबल मारक है, जो कि दूसरे हाउस को राइजिंग पॉइंट के क्लोजली पीड़ित कर रहा है। देश की कुंडली में दूसरा हाउस डिनोट करता है हमारे समाज के अलग अलग कम्युनिटीज को और देश की इकोनॉमी को। यह भी देखें कि यह मंगल आद्रा नक्षत्र का है, यानी क्विक रिएक्शन और डिस्ट्रक्शन। ऐसे में देश का माहौल बिगड़ते हुए साफ नजर आएगा। छोटी छोटी बातों में कम्युनल रियॉट्स और प्रोटेस्ट होंगे। इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होगी। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये 6-7 सालों का समय हमारे देश के लिए मुश्किल रहने वाला है। भगवान करे मेरी ये आखिरी वाली प्रेडिक्शन सही साबित ना हो, लेकिन ग्रह तो ग्रह होते हैं, किसी में भेद नहीं देखते, केवल अपने फल देते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज की पहली वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।